लूट मार, गारतगरी, हर तरफ खौफ का राज। यह है 70 की दहाई का न्यूयॉर्क, फेयर सिटी यानी खौफ का शहर। करप्ट इंतजामिया, हर तरफ बेचैनी, बद इंतजामी, बदहाल शहर और बेहाल शहरी। खौफ के इस दामन में, तबाही के इस मलबे से एक इमारत बुलंद होती है और शहर की तकदीर बदल जाती है, और इसे बदलने वालों में वो भी शामिल था। जिस शहर में आने वालों का इस्तकबाल खौफ से होता था, जहां हर तरफ माफिया का राज था। टूरिस्ट आने से पहले घबराते थे, बल्कि जो आते थे उनमें भी पंफलेट बांटे जाते थे कि खबरदार, इस शहर में आपको जान और माल का खतरा है। ऐसे हालात में एक 32 साल के इन्वेस्टर ने न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट की ठान ली। एक ख्वाब का आगाज होता है, अमेरिकन ड्रीम से पर्दा उठता है और डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर नमूदार होता है। ये कहानी है इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी की। ये कहानी है एक बदलती हुई दुनिया की। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ अपने बाप जैसा बनना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसे बाप से भी बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा। I have a very wonderful father, and I would hope I'd be somewhat like my father. What's he like? Strong, dynamic gentleman. एक बिगड़ा अमीरजादा, मगरूर, शेखी खोर और झगड़ालू लड़का। If you lost your fortune today, what would you do tomorrow? Maybe I'd run for president. वक्त के साथ साथ वो ताकतवर होता गया। You're fired. You're fired. You're fired. वो सियासत की दुनिया का बुली बन गया। शहर के मेयर से दुनिया की मोस्ट पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट तक सब एक एक करके उससे हारते चले गए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। ट्रंप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले उसे किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई, बल्कि वो खुद भी यही समझता था कि वो सियासत में कामयाब नहीं होगा। जब वो सियासत में आया तो लोग उस पर बहुत हंसे, उसका बड़ा मजाक उड़ाया, हर जगह पर, हर मैदान में। लेकिन वो वक्त के साथ साथ सबके लिए खतरा बनता गया। उसके खिलाफ सब कुछ किया गया, सही या गलत जो भी था, हर इल्जाम उस पर लगा। उसका नाम खराब करने के लिए जो कैंपेन चली वो तो मैसिव थी। उसका ट्विटर अकाउंट तक बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का सदर बन गया, एक नहीं 2 बार। आज डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क का ही नहीं, दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी है। दुनिया की किस्मत अब उसके हाथ में है। वो चाहे तो अमेरिका को एक बार फिर ग्रेट बना सकता है, बल्कि शायद दुनिया को भी बदल सकता है, हमेशा के लिए। आए डोनाल्ड ट्रंप की कहानी का आगाज करते हैं आपके सब्सक्राइब के साथ। डोनाल्ड ट्रंप आज जो भी है, उसमें वालिद फ्रेड ट्रंप का खून, पसीना और पैसा शामिल है। फ्रेड ट्रंप अक्टूबर 1905 में न्यूयॉर्क सिटी के एक जर्मन महाजिर खानदान में पैदा हुए। रियल एस्टेट के कारोबार में जाने से पहले 1920 की दहाई में उन्होंने छोटे मोटे मकान बनाकर बेचने शुरू किए। क्वींस के इलाके में उनका कारोबार खूब चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो ये मुनाफे का मौका था, जिसे फ्रेड ने हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने जंग के लिए काम करने वालों के खातिर अपार्टमेंट्स बनाए और पूरे शहर में 27,000 अपार्टमेंट्स और मकानात खड़े कर दिए, और इतना प्रॉफिट कमाया कि अमेरिकन सेनेट कमेटी ने 1954 में उनके कारोबार और मुनाफे की जांच पड़ताल की, और 1966 में न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल ने दोबारा उनके बिजनेस की तहकीकात की, और उसके बाद उनका बेटा डोनाल्ड भी बिजनेस में शामिल हो गया। ये 1968 है जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन को अपना मैदान बनाया। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उसकी कारोबार पर ग्रिप मजबूत होती गई और 1971 में वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। ट्रंप कॉलेज के बाद से ही बाप के नक्शे कदम पर था। रियल एस्टेट का खानदानी बिजनेस
उसके बुलंद इरादों को और ऊपर ले गया। ऊंची इमारतें, होटल, गोल्फ कोर्सेज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कैसीनोज और हाँ, मुकाबला हुस्न से रेसलिंग के रिंग तक। 1971 में बाप की कंपनी संभालने के 2 साल बाद ट्रंप ने उसका नाम बदलकर दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। फ्रेड ट्रंप ने एक बार कहा था, मैंने डोनाल्ड को कारोबार की खुली आजादी दी है। उसका विजन बहुत बड़ा है, वो जिस चीज को छूता है सोना बना देता है। तो पहले मरहले में 25 साल का ट्रंप बिजनेस के लिए मैनहट्टन का रुख करता है, न्यूयॉर्क का दिल मैनहट्टन, जहां उसकी पहली नजर एक होटल पर पड़ी। वो होटल जिसने न्यूयॉर्क का नक्शा बदल कर रख दिया। ट्रंप ने तारीख की मशहूर तरीन रियल एस्टेट डील की। ये बात है 1976 की। डोनाल्ड ट्रंप और हाइट कॉरपोरेशन ने मिलकर कोमोडोर होटल खरीदा, जो बाद में ग्रैंड हाइट होटल बना। एक बहुत ही रिस्की मूव, लेकिन यही रिस्क था जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली बड़ी कामयाबी साबित हुआ, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप ने यह होटल खरीदा था, पूरा इलाका वीरान था। होटल के करीब बहुत सी इमारतें बंद हो रही थीं। न्यूयॉर्क सिटी दिवालिया होने जा रहा था। इन हालात में ट्रंप ने उस जगह के लिए 40 साल का टैक्स माफ करवाया और बाकायदा केस जीता। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पहली बीवी एवियाना मैरी ने 2 साल तक दिन रात एक कर दिए, सिर्फ और सिर्फ कोमोडोर होटल को ग्रैंड हायट बनाने के लिए। और फिर न्यूयॉर्क के नक्शे पर एक शानदार होटल ने सर उठाया। दुनिया भर से लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। वो न्यूयॉर्क जो खौफ का शहर था, जहां दहशत का राज था, वहां की शामें रंगीन हो गई। मैनहट्टन पर डॉलर्स की बारिश हो गई और ट्रंप टावर की बुलंदियां आसमानों को छूने लगी। बैंकों ने इलाके की रौनकें और कारोबार फिर से जिंदा करने के लिए ट्रंप को $70 मिलियन के मॉर्गेजेस देने का वादा किया। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, यह तबाहकुन हो सकता था। ट्रंप कर्जों के बोझ तले दब सकता था, मगर वो कामयाब हो गया। वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल एरिया को अंधेरों से निकालकर रोशनियों में ले आया। न्यूयॉर्क के बाद ट्रंप की नई मंजिल था अटलांटिक सिटी। उसने कसीनो के धंधे में हाथ डाल दिया था। अपने बाप फ्रेड से बिल्कुल अलग, वो फूंक फूंक कर कदम रखता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े रिस्क लिए। वो एक माहिर जुआरी की तरह कामयाब दांव लगा रहा था। Trump's Castle Casino, take one. Come to the castle in Atlantic City. It's more than a hotel. It's a 4-star resort. How about this? It's got action, it's got nightlife, the whole deal. कासिल कसिनो के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटिक सिटी में ही प्लाजा होटल की इंतहाई महंगी डील की। उसके बिजनेस में अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेल बेल हो गई थी। लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस से खड़ी की गई ये इमारत उस वक्त लरज उठी जब 1988 में ट्रंप ने ताजमहल कसिनो बनाने का फैसला किया। उसके लिए $675 मिलियन का कर्ज लिया, वो भी 14% सूद पर। एक बड़े खसारे का सौदा था। माहिरीन को यकीन हो गया था कि ट्रंप हद दर्जे का नहीं, बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक लापरवाह आदमी है। और यही दिन थे जब ट्रंप की जिंदगी में मार्ला दाखिल हुई। उसके साथ साथ इवाना ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप में बढ़ती दूरियां न्यूयॉर्क टैब्लॉइड्स की हेडलाइंस बन जाती हैं। एक जानिब पहाड़ जैसा कर्ज और दूसरी तरफ घरेलू नाचाकी। डोनाल्ड ट्रंप एक मुश्किल दौर से गुजरता है, मगर उसके माथे पर शिकन नहीं आती। एक एक करके उसके कसीनो और होटल्स दिवालिया हो जाते हैं। बैंक मजीद कर्ज देने से हाथ रोक लेते हैं, मगर ट्रंप हसीनाओं के झुरमट में कारोबार की नई राहें तलाश करता है। वो एक बेस्ट सेलिंग राइटर बना और रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस का चमकता सितारा भी। उसके अलावा मिस यूएसए, मिस 10 यूएसए और मिस यूनिवर्स मुकाबलों का मालिक भी। इतने फाइनेंशियल और प्राइवेट लाइफ के मसाइल के बावजूद वो इंतहाई पुरएतमाद नजर आता है। अपनी किताब में वो अपने उस दौर की कहानी सुनाता है, किस तरह उसने बैंकों और सरमायाकारों से बातचीत के जरिए कमबैक किया। इस किताब में ट्रंप ने यह वजाहत भी दी कि पहली 2 बीवियों इवाना ट्रंप और मार्ला मैप्लेस को तलाक क्यों दी। इस किताब में ट्रंप ने सहाफियों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए और 1996 की मिस यूनिवर्स एलिसा मैकार्डो के साथ अपने स्कैंडल की लंबी चौड़ी कहानी भी सुनाई। और तो और उसने इस किताब में कामयाबी के 10 गुर भी बताए हैं।
जिनमें गोल्फ खेलने के अलावा फोकस्ड रहना, पैशनेट रहना, हवाओं के रुख पर न चलना, अपनी इंस्टिंक्ट पर चलना और बदला लेना भी शामिल है। और हाँ, ये भी कि शादी से पहले हमेशा मुआहदा करें। खैर, तो हम बात कर रहे थे डबल बुहरान की, जिसके बीचों बीच ट्रंप को एक नई चीज सूझी। उसे अमेरिका का सदर बनने का शौक चढ़ गया। ये 1987 था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से एक आदमी मिला, वो कि जिसने उसमें कमांडर इन चीफ बनने की खुसूसियात देखी। ये था न्यू हैम्पशायर का सियासतदान माइक डनबर। सदारती नामजदगी से दहाइयों पहले ये माइक डनबर ही था जिसने ट्रंप में इस ख्वाहिश का बीज बोया था। माइक ने न्यू हैम्पशायर में ड्राफ्ट ट्रंप मुहिम शुरू कर दी। उस वक्त तो ट्रंप ने कंधे उचकाकर कह दिया कि सदर बनने की दौड़ में जाने का कोई इरादा नहीं, मगर उसका कोई इंटरव्यू सियासत और वर्ल्ड अफेयर्स पर बात के बगैर नहीं होता था। वो हेडलाइंस में रहता था, या यूं कह लें कि हेडलाइंस में रहने का फन जानता था। माइक डनबर ट्रंप की किताब द आर्ट ऑफ द डील को लेकर भी बहुत पुरजोश था। उसने अक्टूबर 1987 में ट्रंप को न्यू हैम्पशायर आने और रोटरी क्लब से खिताब करने के लिए तैयार कर दिया। उसी साल CNN के मशहूर एंकर लैरी किंग ने ट्रंप से इंटरव्यू में माइक डनबर का सवाल पूछ लिया। Is it true that you're going to go to New Hampshire in October at the invitation of Mike Dunbar, who's heading a group called Draft Donald Trump? Well, I was asked about 3 or 4 weeks ago whether or not, by a very good friend of mine, whether or not I'd go to New Hampshire. That's turned out to be now a much bigger deal than I had ever anticipated. And perhaps, I don't know, I am going. I've made the commitment to go. I made the commitment about 3 weeks ago. सियासत में डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा आमद हुई रॉजर स्टोन के साथ। रॉजर स्टोन 90s में अमेरिकी कंपनी और सियासतदानों का मशहूर तरीन लॉबिस्ट था। उसका कहना था कि लोग ये नहीं देखते कि सियासतदान क्या कह रहा है, बल्कि वो ये देखते हैं कि किस अंदाज में कह रहा है। सियासत में कामयाबी के लिए पॉपुलर कल्चर से करीब होना ज्यादा जरूरी है। यहाँ इदारों से ज्यादा ताकतवर है अवामी शोहरत, चाहे अच्छी हो या बुरी, बस आपको हर किसी की नजरों में आना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप अब तक यही तो कर रहा था। वो हेडलाइंस में रहने का फन जानता था। रॉजर स्टोन को रिपब्लिकन स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था। उसका मशहूर स्लोगन था अटैक अटैक अटैक, नेवर डिफेंड। और यही सियासी स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज में पहले से ही थी, यानी दोनों का किलर कॉम्बिनेशन था। और ये स्टोन ही था जिसने 1998 में पहली बार ट्रंप से कहा कि वो सदर का इलेक्शन लड़े। ट्रंप सियासत में आया और फिर कई बार पार्टियां बदली। 1987 में वो मैनहट्टन से एक रिपब्लिकन के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ। 1999 में रिफॉर्म्स पार्टी ज्वाइन की। 2001 में डेमोक्रेटिक पार्टी में चला गया और आखिर में 2009 में रिपब्लिकन पार्टी दोबारा ज्वाइन कर ली। ट्रंप ऑफिशियली 4 बार सदारती उम्मीदवार बना, 2000, 2016, 2020, 2024। 2016 के इलेक्शन में वो कामयाब भी हो गया, बावजूद इसके कि हिलरी क्लिंटन के मुकाबले 28 लाख कम पॉपुलर वोट हासिल किए थे। और फिर 8 नवंबर 2016 को ट्रंप अमेरिका का 45वां सदर बन गया, पहला सदर जिसका ना कोई सियासी बैकग्राउंड था और ना ही फौजी पस मंजर से ताल्लुक। डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी संजीदा नहीं लिया गया, मगर उसकी मुस्तकिल मिजाजी और कमाल की खुद एतमादी बरकरार रही। इलेक्शन से पहले वो 2013 से 2015 तक सियासी हेडलाइंस में नजर तो आया, मगर अवामी राय और तज्जियाकारों की नज़र में वो एक गैर संजीदा उम्मीदवार था। शायद ही कोई बड़ा तज्जियाकार होगा जिसने समझा होगा कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो 16 उम्मीदवारों को शिकस्त देकर रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार भी बना और फिर इलेक्शन जीतकर 20 जनवरी 2017 को हल्फ उठाया। और मुखालफीन हमेशा की तरह बस देखते ही रह गए। The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. गैर यकीनी की कैफियत इतनी ज्यादा थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों को यकीन था कि ट्रंप को जितवाने में रूस का किरदार है। कांग्रेस और स्पेशल काउंसिल की तहकीकात में भी ट्रंप पर कई इल्जामात लगे, बल्कि 2 मवाख़ज़े की तहरीकें भी सामने आई और ये हंगामे उसके पूरे दौर में चलते रहे। ट्रंप हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था। 2019 को फिर सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान किया और 2020 में पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ इलेक्शन हुए। लेकिन ये क्या, इलेक्शन के नताइज का ऐलान होता ही नहीं। ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी RTS बैठ गया
और 3 दिन बाद जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया गया। ट्रंप के हामियों के मुताबिक इलेक्शन चोरी किया गया और बिलाखिर उनका गुस्सा इलेक्शन के 2 महीनों बाद कैपिटल हिल यानी अमेरिका की पार्लियामेंट पर धावा बोलने की सूरत में निकला। ट्रंप इंतजामिया ने नए सदर से ताउन करने से इनकार कर दिया और जब सदारत का आखिरी हफ्ता आया तो ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक आ गई कि उन्होंने कैपिटल हिल हमले के लिए लोगों को उकसाया, मगर ये तहरीक नाकाम हो गई और ट्रंप का प्रोपेगेंडा जारी रहा कि इलेक्शन वही जीता मगर उसे धांधली से हरवाया गया। जो भी हो, शिकस्त के बाद अब वो इल्जामात और मुकदमात की जद में था। 4 बड़ी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हुई, सदारती मुहिम के चेयरमैन, चीफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और मशीर सबको सजाएं हुई। वो अमेरिका का पहला सदर था जिस पर इतने संगीन इल्जामात लगे। उस पर हश मनी का केस भी डाला गया, इलेक्शन में मदाखलत का केस भी, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मामला भी, बल्कि जिनसी हमलों के इल्जामात का सामना भी करना पड़ा। 27 औरतों ने ट्रंप पर इल्जामात लगाए, लेकिन ट्रंप ने किसी मुकदमे में एतराफ़ जुर्म नहीं किया। वो डटा रहा, हिम्मत नहीं हारा, हर मुखालिफ का खुलकर मुकाबला किया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अक्टूबर 2024 में जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा था तो उस पर एक कातिलाना हमला हो गया। गोली उसको छूते हुए निकल गई। मौत के मुंह से बचने वाला ट्रंप अब पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब साबित हो चुका था कि मुखालिफिन के पास कुछ नहीं, वो मरने बल्कि मारने पर उतर आए हैं और यहीं तय हो गया कि अब ट्रंप को सदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 5 नवंबर 2024 को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को इलेक्शन में हरा दिया और दूसरी बार अमेरिका का कमांडर इन चीफ बन गया। I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. उसे किसने रोकने की कोशिश नहीं की। मुल्क में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी अमेरिका का कोई इत्तेहादी या दुश्मन ट्रंप को सदर नहीं देखना चाहता। ट्रंप ने हमेशा अमेरिकन ग्लोबलिज्म को मुस्तरद किया और अमेरिकनिज्म का नारा लगाया। आलमगीरियत के बजाय कौमियत को ही अमरीकी मईशत के लिए फायदेमंद कहा और इस बात को दुरुस्त भी साबित किया। आलमी मुहाज पर देखें तो नेटो को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि वो नेटो से अलग होने की धमकी दे चुका है और उसका यूक्रेन की जंग को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका का दिफाई बजट दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। ट्रंप का कहना है कि वो नेटो को मजबूर करेगा कि वो अपना बजट बढ़ाए ताकि अमेरिका पर बोझ कम हो, और ये भी कहा है कि वो यूक्रेन जंग खत्म करना चाहता है। फिर ट्रंप मिडिल ईस्ट में भी इजराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत का ऐलान करता है और धमकी दे चुका है कि अगर इजरायली कैदी न छोड़े गए तो फलस्तीन को जहन्नुम बना दिया जाएगा। अब इख्तियार ट्रंप के हाथ में है और उसका वास्ता एक ऐसी दुनिया से है जहां इंटरनेशनल पावर्स ताकतवर हो रही हैं और जबकि अमेरिका का आलमी किरदार पहले से कम हो चुका है। ऐसी सूरत में ट्रंप की आमद इस किरदार को और कम कर सकती है। जहां तक अमेरिकनिज्म का ताल्लुक है, ट्रंप का नारा है अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। ट्रंप के मंशूर में मुआशी बेहतरी, तिजारत, तारकीन वतन की अमेरिका आमद पर सख्त रोकथाम, जंगी सलाहियत को बढ़ाना, नई मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना, चीनी जासूसी पर नजर रखना, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सजाए मौत देना, इंपोर्ट्स पर भारी टैक्स लगाना वगैरह शामिल है। और उसका सबसे बड़ा मुजाहिरा वो हल्फ लेने से पहले ही कर चुका है, जब ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ भारी टैक्स की धमकी दी, जिससे कनाडा की सियासत में ऐसा भूचाल आया कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को पार्टी क़यादत से इस्तीफा देना पड़ा और ट्रंप की ये कहने की जुर्रत हुई कि कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बना देना चाहिए ताकि उसके मसाइल हल हो जाए। और यही नहीं, वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की भी बात करता है। जी हाँ, वो अमेरिका को फैलाने के बड़े मंसूबे रखता है। वो जितना लाउबाली, लापरवाह और मुंहफट नजर आता है, उतना ही कामयाब और पुरएतमाद बिजनेसमैन और सियासतदान साबित हुआ है। लेकिन क्यों, कैसे? क्या दुनिया पहले से बदल चुकी है? क्या उसके मयारात, उसके स्टैंडर्ड्स कुछ और हो चुके हैं? क्या पुराने बुत टूट रहे हैं और नए बुत तराशे जा चुके हैं? क्या ये रॉजर स्टोन के फलसफे का जमाना है
जो कहता था कि शोहरत होनी चाहिए बस, चाहे अच्छी हो या बुरी। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक तब्दीली की ये जो लहर है, इसका अंजाम आखिर क्या होगा? जो भी हो, लेकिन एक नौजवान बिजनेसमैन का व्हाइट हाउस तक ये सफर, 2 बार सदर बन जाना मॉडर्न मोजिज़ा है। वो भी ऐसे माहौल में जब किसी ने कभी उसे संजीदा ही नहीं लिया। वो अमेरिका का पहला सजा याफ्ता सदर बना, उसके खिलाफ मुआवजे की तहरीक चली, कातिलाना हमले हुए, उसे सियासी, माली और कानूनी हर तरह से हराने की कोशिश की गई, लेकिन वो काउबॉय की तरह लड़ता रहा और आज एक मर्तबा फिर इख्तिदार हासिल कर चुका है। अब तो इस सवाल को अपनी मौत आप मर जाना चाहिए कि आखिर ट्रंप ही क्यों? और यही सवाल अगर पाकिस्तान में भी किया जाए तो